अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी, शुरुआत आईटी से ही करते हैं, क्योंकि आज एक और बड़ा एक्सीडेंट, केपीआईटी टेक 15% नीचे। अब इस समय इंडियन आईटी को देखकर लग क्या रहा है? क्या ये सर्वाइवल का रिस्क लग रहा है? क्योंकि लेवल्स तो कोविड लेवल ऑलमोस्ट आ चुके हैं स्टॉक्स पर। वैल्यूएशन की तो खैर आप बात ही भूल जाइए। तो इस समय एज अ फंड मैनेजर आप व्यू क्या लेंगे आईटी पर? देखिए, हमारे हाउस में पिछले 2.5 साल से प्राय सारे फंड्स में आपको आईटी शून्य के बराबर मिलेगी। अब हमारा फंड हाउस थोड़ा सा अलग है, हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और वहां पे आज की एक कंपनी कई सालों के लिए 20+% अर्निंग्स ग्रोथ देगी। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आईटी में नहीं मिलता तो हमारे यहाँ जीरो है। अगर ये कॉम्बिनेशन बैंक्स में नहीं मिलता तो हमारे यहाँ जीरो पाया जाएगा। एफएमसीजी में नहीं मिलता, कमोडिटीज में नहीं मिलता, सब जीरो मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बारी somebody says something, उसके पीछे की क्या सोच है वो भी मालूम होनी चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कि वैल्यूएशन सस्ती हो गई है। लार्ज कैप आईटी में वैल्यूएशन बहुत सस्ती हो गई है, हम भी मानते हैं। देसी लोगों का लार्ज कैप आईटी देखने का नजरिया विदेशियों से अलग है। विदेशी डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ, डॉलर प्रॉफिट देखते हैं, देसी रुपए की अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट देखेंगे। क्योंकि हमारी करेंसी वीकन हुई है डॉलर के मुकाबले में, तो 27 में आपको लार्ज कैप आईटी में भी ₹6 की अर्निंग ग्रोथ दिखेगी, विच इज गुड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। बट अगर आप डॉलर अर्निंग ग्रोथ देखोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है। सो अगर आप होल्डिंग पैटर्न्स देखते हो तो विदेशी जो है बैंक्स और आईटी, हर लार्ज कैप बैंक, लार्ज कैप आईटी में उनकी होल्डिंग का परसेंटेज ज्यादा है। जैसा कि आप हर रोज देखते हो, दे सेल अ बेट ऑफ अस, दे विल ऑब्वियसली वही बेचेंगे जो उनके पास है, तो दैट इज बैंक्स एंड आईटी। तो उस सोच से भी आपको सावधान रहना चाहिए। चलिए, तो आईटी पे सर का व्यू यहाँ पर यह है प्रतीक जी का। अच्छा, अभी आपके ग्रोथ पैरामीटर्स में है ना, सबसे शानदार तरीके से फिट क्या है प्रतीक सर? मतलब जहाँ पे आप लोग अपने फंड में इंक्लूजन कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी कहाँ नजर आ रही है यहाँ से आगे चलते हुए आपको? चलिए, जब एक तो ग्रोथ किसकी होती है अगर जीवन से कंपेयर करें, बुढ़ापे में जाके तो ग्रोथ नहीं होती ना, हम वहां पहुंच रहे हैं। ग्रोथ बच्चों की होती है, ग्रोथ न्यूबॉर्न बेबी की होती है, राइट। इसी तरीके से आप बाजार में देखें, आप इकोनॉमी में देखें, जो स्पेसेस नई पैदा हुई हैं और 8 9 10 साल हुए हैं उनको बाजार में आए हुए, उनमें longevity of growth of the order that we are seeking will be higher. So those would be younger places. जैसा आईटी शायद 90 में था, जैसा शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक 2000 के पहले दशक में थे। तो अगर आप देखो तो रिन्यूएबल ऐसा आता है, ईवीज ऐसी आती हैं, डिजिटल आता है, कैपिटल मार्केट में कई सारी कंपनियां आती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं था, 5 साल पहले भी कोई भी लिस्टेड नहीं था। एंड यू गेट दी ड्रिफ्ट। कई सारी डिफेंस कंपनियां आ गई हैं। इन सारी स्पेसेस में आप सोचो, क्या हमको वो क्वांटम ऑफ ग्रोथ मिलेगी जो हमारी अपेक्षा है? हमको लगता है हाँ। और इसी वजह से आप अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखोगे तो सारी ये जो हाई ग्रोथ की स्पेसेस है इन अर्निंग्स, वो आपको मिलेगी। फार्मा में हॉस्पिटल्स हो गए, सेमाग्लूटाइड वाली स्पेस हो गई, वो प्राय हमारे कई सारे फंड्स में आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकलिंग दिखेगी। और जहां पे ग्रोथ नहीं है वहां हम नहीं होते हैं। तो हम अभी 3.5 पौने 4 साल हो गया कह रहे हैं, दिस इज टाइम फॉर अल्फा। अल्फा मीनिंग रिटर्न्स हायर देन लार्ज कैप इंडेक्स। लार्ज कैप इंडेक्स आज का दौर जो है डिसरप्शन का दौर। डिसरप्शन के दौर में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, लेगेसी बिजनेस होती हैं, वो चेंज करती हैं अपने आप को, बट उनको दिक्कत ज्यादा होती है। ओवरऑल आप ग्रोथ नहीं दिखा पाते क्योंकि एक पार्ट आपका थक रहा हो।
तो जो बिजनेसेस उस क्षेत्र की आती हैं, नई बिजनेस होती हैं और अच्छी बढ़ निकलती हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमारे हाउस में आप प्राय देखोगे न्यू स्पेसेस की टॉप वन टॉप टू स्टैंड अलोन कंपनी आपको मिलेंगी। दैट इज आवर कंस्ट्रक्ट। ये पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव्स वापस ऑटो स्पेस में आ रहे हैं। आप इस स्पेस में ओवरवेट हैं क्या प्रतीक जी? ऑटो में जो आइस व्हीकल्स की क्षेत्र है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है। कि हमको, आप देखिए, आप सोचिए कितनी पी उनकी है। जिस एक नंबर ले लेते हैं, आपको लगता है कि आइस व्हीकल 25 साल चलती रहेगी? या अगर आपको लगता है कि अगले 5 से 10 सालों के बीच में आइस विल कन्वर्ट इनटू ईवी, तो आपको क्या करना चाहिए? तो हमारे हाउस में जिन कंपनियों में ईवीज की लीडरशिप है वो दिखेंगी। आइस ओनली प्लेयर्स जीरो हैं। इनफैक्ट डोमिनेंट आइस प्लेयर्स भी जीरो हैं। प्योर ईवी प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। कि फ्यूचर हमारे हिसाब से ईवी है। फ्यूचर हमारे हिसाब से जो हमने सोचा था ईवी के लिए, वो उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है। जो दिल्ली में हुआ वो तो सपने में, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आप कर दोगे। एक अप्रैल 28 से टू व्हीलर हैज टू बी ईवी, 1 अप्रैल 27 से थ्री व्हीलर हैज टू बी ईवी, चलो वो भी मान लिया। बट इस दौरान आज से 30,000 रुपया आप दे रहे हो एक ईवी टू व्हीलर खरीदने के लिए, अगले साल घट के 20,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 10,000 हो जाएगा। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। सो दैट इज द पेस ऑफ कन्वर्शन। तो उसमें जिनकी ईवी की स्ट्रैटेजी नहीं है, जो वहाँ रुक रुक के आ रहे थे, वहां पे ऑब्वियसली दिस अ ह्यूज वैल्यू माइग्रेशन व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम आइस टू ईवी। तो हम वहां होते हैं जहाँ पे वैल्यू माइग्रेट हो रही होती है। जहाँ वैल्यू माइग्रेट हो रही है आप वहाँ हैं। अच्छा सर, 21 कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ थी, नंबर्स अच्छे थे, बट उसके अगेंस्ट प्राइस डैमेज हुआ था अलॉन्ग विद मार्केट फॉल। होटल्स में आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? होटल्स जो भी मैंने आपको कंस्ट्रक्ट बताई उसमें फिट होते हैं एट द मार्जिन। उनके 15 से 20% के बीच की ग्रोथ निकल के आती है। तो हम कभी वहां दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। सो ओवरऑल थोड़ा सा उसमें आपको वैल्यूएशन का समावेश करना पड़ता है, क्योंकि कंपाउंडिंग अलोन विल नॉट गिव अस द रिटर्न दैट वी सीक। तो मतलब एट द बॉटम लाइन ये क्षेत्र रहता है। हमारे हाउस में एक दो होटल आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टी कंपनीज में। ओके, चलिए। अच्छा, प्रतीक जी, एक सवाल आपसे ओवरऑल फ्लोज को लेकर, क्योंकि इस मार्केट को पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड फ्लोज ने या डीआईएफ फ्लोज ने संभाला है। क्या आगे भी वही रहेगा, या कुछ सेंस बन रही है, साइन बन रहे हैं कि फाइनली फाइनली एफआईएस की घर वापसी होगी? थोड़ा सा समय लूंगा इसमें। देखिए, पिछले महीने म्यूचुअल फंड में फ्लो कितने आए थे? 25,000 करोड़। उससे पिछले महीने 30,000 करोड़। राइट, दैट्स द रेंज ओके ऑफ म्यूचुअल फंड फ्लोज। अगर आप दिन प्रतिदिन की बाइंग देखोगे तो म्यूचुअल फंड, मतलब टोटल डीआईआई का, आपको 2-2,500 से 5,000 करोड़ के बीच का नंबर दिखता है। तो कहने का मतलब ये कि म्यूचुअल फंड दिमाग में आते हैं एज द फर्स्ट वन, बट व्हेन यू से डीआईआई इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ओके, ऑल पुट टुगेदर, एंड ऑल्सो बैंक्स। तो खाली म्यूचुअल फंड में इतने फ्लो नहीं आ रहे हैं जो जो कि बाजार को संभाले। हाँ, ये जरूर है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा मिड और स्मॉल कैप फंडों में आता है, जहां पे हम एक्स ऑफ लार्ज कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेथ ऑफ द मार्केट जो होती है वो म्यूचुअल फंड के फ्लो से ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि इंश्योरेंस और पेंशन ज्यादा लार्ज कैप की तरफ फोकस्ड रहते हैं बाय मैंडेट। नाउ सेकेंड थिंग इज, आपने पूछा एफपीआई। एफपीआई को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, सी, एफपीआई वो नहीं करता है जो हम करते हैं कि हम इंडिया पे पॉजिटिव हैं,
क्षेत्र ढूंढते हैं जहां पे ग्रोथ आएगी, उन क्षेत्रों की कंपनियां ढूंढते हैं, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है और हमारी रिटर्न बनती है। बहुत नैरो पार्ट ऑफ एफपीआई ये करता है। एक बड़ा पार्ट ऑफ एफपीआई आर्बिट्राज फंड की तरह है हमारा। वो आते हैं, कैश खरीदते हैं, फ्यूचर रोल करते रहते हैं। आप देखोगे एफपीआई का फ्यूचर पे टैक्स 0 है, तो इस स्ट्रैटेजी में उनको टैक्स ड्रैग नहीं लगता। 6.5 से 7% आप आर्बिट्राज में कमाते हो। आप कॉम्पीट किससे करते हो कि बाहर आपको यील्ड कितनी मिल रही है। अगर आप यूएस 10 ईयर से देखो तो आप, एटलीस्ट मेरा ये अनुभव है कि अगर आप 4 के आसपास पहुंचते हो तो ये 6.5% आपको अट्रैक्टिव लगने लगता है, हमारे यहाँ फ्लो आने लगते हैं। अगर वहां पे 4.5-5 के आसपास की यील्ड हो जाती है तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगता, आपको फ्लो नहीं आते। तो ये पहला टाइप का एफपीआई हो गया। दूसरा टाइप का एफपीआई हो गया हेज फंड। हेज फंड क्या करता है, जो अच्छा लगता है वो खरीदता है, जो बुरा लगता है वो बेचता है, तो उसको वैल्यूएशन न्यूट्रल हो जाता है। वो इंडिया की अगर वैल्यूएशन प्रीमियम है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसकी स्ट्रैटेजी है उससे उसने प्लस माइनस करके वैल्यूएशन साइड कर दी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि करेंसी स्टेबल हो, क्योंकि वो लीवर्ड स्ट्रैटेजी खेलता है, राइट। क्या करेंसी हमारी स्टेबल है अभी? अगर हाँ तो ये जंतु वापस उत्पन्न हो जाएगा, अगर नहीं तो ये इसको हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाहर रहेगा। तीसरा है जो हमारे सॉवरेन फंड्स होते हैं, वो भी इंडिया के लिए नहीं आते, वो इंडिया के अल्फा मैनेजर के अल्फा के लिए आते हैं। एक मैनेजर को चुनते हैं जो उनको लगता है उनको अल्फा प्रोवाइड कर सकता है, उसके पीछे पैसा लगाते हैं और पीछे से एमएससीआई इंडिया बेच डालते हैं। नाउ आज के दिन अगर थॉट ग्रोथ की एआई की तरफ है तो इंडिया की तरफ आने में समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और चौथा जो होता है वो इमर्जिंग मार्केट फंड, ग्लोबल फंड, वो हैं इंडिया फंड। इंडिया फंड बहुत छोटे हैं, आज के दिन जाके इंडिया की स्टोरी मार्केट करना बहुत मुश्किल था। अभी तेल के भाव गिर गए तो थोड़ा आसान हो गया है। इमर्जिंग मार्केट फंड में वापस आप देख रहे हो जहां पे एआई विनर्स दिख रहे हैं वहां की तरफ रुझान ज्यादा है। सो नटशेल में अगर आप ये 4 तरीके से एफपीआई बांटते हो तो अभी भी आप सोचोगे कि पहले के मुकाबले आउटफ्लो कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है, तेल गिर गया है, हम सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं। बट स्टिल आपको नेगेटिव फ्लोज एक्सपेक्ट करने चाहिए, पॉजिटिव अभी शायद नहीं हो पाएंगे। ऑलराइट, पॉजिटिव अभी शायद नहीं हो पाएंगे। प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। चलिए